ठीक से करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। जैसा आप सभी को पता है कि आपके बहुत नजदीक है एग्जाम, जो भी आपके सेट एग्जाम या फिर 20 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं आपके स्कूल में। अभी तक डेट नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है, कभी भी हो सकता है, आपको अचानक से बता दिया जाएगा कि एग्जाम है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट किया गया है। तो आज से चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे उसको पॉज कर रहे हैं, चैप्टर 2 आपके एग्जाम के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, 2 क्लास में ट्राई करेंगे इसके सारे चीज डिस्कस करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टाइप के आ सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। प्रायिकता के खैर आप लोगों को तो इंग्लिश मीडियम के बैच हो, तो इंग्लिश मीडियम है आपका, तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में पढ़ते क्या है सर, सिंपली आप इतना लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी इज थ्योरी ऑफ चांस। इसमें मतलब चांसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या मैथमेटिक्स ऑफ चांस। मतलब कोई इवेंट या कोई भी घटना, कोई भी चीज होने या ना होने के कितने चांसेस है, चेंज नहीं सॉरी चांस, ठीक है। किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना के होने के कितने चांसेस है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के चांसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब 2 वर्ड आपने कई बार अपने बुक में देखा होगा, जहां भी पढ़ा होगा अपने प्रोबेबिलिटी, चाहे क्लास 9th में या फिर 10th में, इनमें काफी बार कंफ्यूज होते हो आप लोग। पहला वर्ड आपको मिला होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तो हमने देखा है सर, कई बार लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। और एक चीज और लिखा रहता है इवेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और इवेंट ये दोनों क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमने कॉइन को टॉस किया, मैं लिख रहा हूं अ कॉइन इज टॉस्ड। तो अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो इस चीज को क्या कहेंगे सर, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, कॉइन को आप उछाल रहे हो, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ एक डाई को, यानी एक पासे को, जिससे आप लूडो खेलते हो, अ डाई या फिर डाइस, अ डाई या डाइस कुछ भी लिख सकते हो, इज थ्रोन, ठीक है, उसको मैंने फेंका। तो जब उसको फेंकेंगे तो कुछ उसका आउटकम आएगा। तो अ डाइस इज थ्रोन क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। हाँ, जिसका रिजल्ट हमें, मतलब कॉइन को फेंकने के पहले मुझे नहीं पता, देखो ये चीज बोलना होगा, हमें रिजल्ट तो पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए, क्या क्या आ सकता है, ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या आएगा, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि कॉइन को टॉस करेंगे तो सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा नहीं पता। एक डाइस को फेंकेंगे तो मुझे पता है सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। पॉसिबल आउटकम्स पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 1 2 3 4 5 6 में क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए ये ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा। इवेंट क्या होता है, देखो जैसे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ आउटकम्स होंगे। अब आउटकम्स, हर एक आउटकम एक इवेंट हो सकता है, या फिर इवेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड का आना एक इवेंट हुआ, ठीक है, आपको सर हेड का आना एक इवेंट है या फिर टेल का आना एक इवेंट है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी किसके निकालते हैं हम, किसी इवेंट के निकालती है। 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, अगर डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है, इसकी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। या फिर अगर मैं ऐसा भी बोल दूं 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो इवन नंबर का आना एक इवेंट होगा, ऑड नंबर का आना एक दूसरा इवेंट होगा। समझ में आ रहा है इवेंट क्या होता है, पॉसिबल आउटकम से ही बनते हैं इवेंट हमारे, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो लिखने का तरीका क्या होता है, आप इस तरीके से लिखते हो, प्रोबेबिलिटी, ये लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, एनी इवेंट ई। अगर मैं किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं तो इसको आप लिखोगे सर पीई, लिखने का तरीका ये होता है पीई, ठीक है। तो अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो आप लिखोगे पीएच। अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो पीटी लिखूंगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ पी इवन नंबर, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमें जो पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे, क्वाइन प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम, फिर कार्ड प्रॉब्लम। तो पहला जो टाइप है हमारा क्वाइन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन या एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्वाइन, ठीक है, क्वाइन। तो अच्छा 1/3 आंसर नहीं होगा, वहां पर अभी कुछ डिफाइन नहीं किया था, बस इवन नंबर लिख दिया था।
अब कहाँ पर इवन नंबर, कैसा इवन नंबर, तो बता नहीं था कि डाइस फेंका कि नहीं फेंका, ठीक है, तो वहां पर आंसर अभी नहीं आएगा, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाइन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वाइन को जब हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक क्वाइन को एक बार उछाल रहे हैं, अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या बोलोगे आप लोग? एनीवन जिसको पता है आंसर दीजिएगा मुझे। 1/2 सर। 1/2, टेल का भी आने का 1/2। देखो इसको कैसे करते हैं समझिएगा, इस चीज को मैं और डिटेल में इसको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लेंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही चीज हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्या इतना आप सभी लोग एग्री करते हो कि हेड के आने के चांस और टेल के आने के चांस दोनों क्या है, इक्वल है? क्या ये बताइए मुझे, क्या इन दोनों के आने के चांस इक्वल है? बिल्कुल, आपको सर दोनों के आने के चांस बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं पहले उछाल रहा हूं, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल बेमान सिक्का नहीं है, तो बिल्कुल कहेंगे सर दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर है। जितना चांस हेड के आने की है उतनी ही चांस सर टेल के वॉइस आने के। रुक गई। वॉइस रुक गई, यानी ये सही होगा। बाकी सभी को आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो शिवम, शिवम लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आ जाएगा। यस सर। तो हम कहेंगे सर चांस दोनों के बराबर है, और अगर इक्वल चांस है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या रफली भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं, रफ लैंग्वेज में, कि सर 50% चांस है हेड की आने की और 50% चांस है टेल के आने का, ऐसा ही बोल सकते हो। 50% मतलब बराबर बराबर चांस, और 50% को यानी हाफ को या 50% को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 लिखते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, एक पॉइंट को अगर टॉस किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर हेड पूछा जाए, तो आपको सर 50% चांस यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा, और प्रोबेबिलिटी अगर टेल पूछा जाए तो इसका भी 50%, दोनों का चांस इक्वल है, तो इसका भी बोलेंगे सर 1/2। तो ये 1/2 हमने सीधे लिख लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको याद भी होगा, और हमने यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज किया प्रोबेबिलिटी का, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए बिना फॉर्मूला का हमने कर लिया, तो हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अगर इससे अलग कुछ क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हेड और टेल का आने का चांस 1/2 था। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैथमेटिकली, इसको कैसे समझेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इवेंट का लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट ई इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें ये ई हैपन हुआ है, ये जिस भी इवेंट की आप बात कर रहे हो, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो ये आप डिवाइड करते हो, इसी रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर से आपका एक चीज ये पूछा जा सकता है, अगर मैं वही क्वेश्चन कर लूँ, एक हमारे पास क्वाइन था, एक हमारे पास क्वाइन है, तो इसको जब हमने टॉस किया, दो पॉसिबल आउटकम्स आए, या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मुझे बताइए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 है सर। तो आपको अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर पूछा जाए, तो आप कहोगे सर 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो कितने ऐसे केस हैं जिसमें हेड आया है? 1, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ हेड आने के फेवरेबल केस, तो हेड एक ही बार आया ना, कितने जगह पर हेड आया, तो आप बोल सर एक ही जगह हेड आया, ठीक है। तो पहला हेड था एक ही जगह पर, तो आपको सर एक बार हेड आया टोटल में 2 में से, ठीक है, टोटल 2 केसेस में 1/2 लिख दिया। अगर मैं इसी तरीके से टेल पूछूं, तो टेल के लिए फेवरेबल केस कितने हैं, कितने बार टेल आया, आपको सर एक बार टेल आएगा, ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 1/2, ठीक है। तो कहेंगे सर 1/2 आया टेल का और 1/2 आया हेड का। क्लियर हुआ इतना? फॉर्मूला से भी कर लिया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, ठीक है। यहां पर देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस और नो? दोनों ही 1/2 आया ना, दोनों ही देखिए 1/2 यहाँ भी आया, यहाँ भी 1/2 आया, तो यहाँ पर दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब दोनों ही के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर हैं, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर? तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में भी, कि एक ड्राइवर जो है
क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 14.1 या 15.1 में, एक ड्राइवर किसी कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब कार स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी, यही तो चीज हो सकता है। क्या दोनों इक्वली लाइकली हैं? दोनों इक्वली लाइकली हैं? यस सर। दोनों बराबर चांसेस है, या तो स्टार्ट होगा या तो नहीं स्टार्ट होगा, 50-50% चांस है, ठीक है। तो आपको सर 50% चांस है कि स्टार्ट हो जाए, 50% चांस है कि स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये जो है बिल्कुल इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। दो ही आंसर मिल रहा है यस या नो, ठीक है। तो 50-50 चांस, बराबर बराबर चांस, कहेंगे सर ये इक्वली लाइकली है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 50-50% चांस वाले को ही इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे पास एक बास्केट है, इस बास्केट में 3 बॉल्स है, ठीक है, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। अब इसमें से एक बॉल आपने रैंडमली निकाला, 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम लिखने का मतलब होता है कि आपको देखना नहीं है कि आप कौन सा बॉल निकाल रहे हो, आंख बंद करके आपको रैंडमली एक बॉल को निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए? 1/3। चलो, तो यहाँ मैं इसको डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर येलो बॉल इसमें है कितने, तो येलो बॉल इसमें एक ही है, ठीक है। टोटल बॉल कितने हैं आपको सर, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है यहाँ पर वो 3 है, ठीक है। तो येलो के फेवरेबल में आप अगर येलो के फेवर में बोलोगे तो येलो के फेवर में एक ही बॉल है, 1 बॉल है, और टोटल कितने बॉल है 3 है। तो आपको सर येलो के आने की चांस 1/3 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज 1/3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी रेड है 1/3 होगा, रेड बॉल भी एक ही है, रेड बॉल एक है आउट ऑफ 3, ठीक है, टोटल 3 बॉल है, यहाँ लिखेंगे सर 1/3, ठीक है, 1/3। और यहां से अगर मैं पूछूं कि ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए? 1/3। ब्लू बॉल भी एक ही है और टोटल 3 बॉल है, ठीक है, तो 1/3। तो यहां से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर पी वाई येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पी येलो इज इक्वल टू पी रेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। क्या ये तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं सभी के आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं, तो आप कहोगे सर इसको क्या कहेंगे, सर ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है, क्लियर है। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सभी का अगर बराबर आएगा तो 1/3 हो, वो प्रोबेबिलिटी कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब हमेशा इक्वली लाइकली नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वली लाइकली ही मिलेगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं कि एक मैंने बैग लिया बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, एक मैंने बैग लिया, अब इस बैग में क्या कर रहे हैं, मैं कुछ बॉल्स डालता हूँ, ठीक है, इस बैग में कुछ बॉल डाला, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ 3 रेड बॉल डाल दिया, ठीक है, मैंने एक ब्लू बॉल डाला और 2 ग्रीन बॉल डाल दिया, कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इतना बताओ कि रेड बॉल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल। 3/6। नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ रेड बॉल, कितने रेड बॉल हैं 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू बॉल कितने हैं 1, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रीन बॉल यहाँ पर कितने हैं तो आप कहोगे सर 2। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इतना बता दो कि टोटल कितने बॉल हैं 6। 3 + 1 + 2 ये करने की नीड है नहीं, लेकिन आप लिख दोगे सर 6, काउंटिंग कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देखो आगे जब आप क्लास 10th 11th 12th में जाओगे ना, वहां पर बोलेगा 2 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वो पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी आप बेसिक सीखो। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक ही बॉल सिलेक्ट करना अभी हमें क्लास 10th में, तो ज्यादा नहीं सिलेक्ट करना, 1 बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, P रेड 1/6। 1/6, 1/6 नहीं आएगा ना, नो 3/6 सर। रेड बॉल कितने, देखो आप क्या बोलोगे, हाँ 3/6, आप कहोगे सर रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल 3 हैं, ठीक है,
फेवरेबल कितने केस हैं? रेड के लिए फेवरेबल 3 है, 3 बॉल रेड है हमारे पास। कितने में से? टोटल कितने हैं? टोटल 6 बॉल है, 3/6। और 3/6 को आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहां से आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 1/2। क्लियर? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, अगर एक बॉल हमने सेलेक्ट किया और ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/6 सर। तो वन ब्लू बाय बॉल सिक्स लेके कितने हैं? 1/6। ब्लू बॉल कितने हैं? 1 बॉल है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल कितने बॉल हैं? टोटल तो 6 ही है ना, टोटल तो 6 है, तो नीचे में तो हमें टोटल रहेगा, टोटल आउटकम्स, टोटल 6 है, तो 1/6, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, क्या लिखोगे? 2/6 2/6, तो यहाँ पर ग्रीन 2 है, 1/3 सर। हाँ 2 लिखेंगे, चलो ठीक है, 1/3 आएगा, 2 लिखेंगे, 2/6। और इसका आंसर 2/6 नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर इसको बोलेंगे सर 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल है? क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है? बहुत सारा अलग 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 है। तो इस केस में हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल is not equal to probability of getting a blue ball and this is not equal to probability of getting a green ball। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये जो भी है ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ये लिखने की नीड नहीं है, चाहे आप मत भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं आया तो हम इसको क्या लिखेंगे सर? नॉट इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इवेंट क्लियर है? यहाँ पर नोट लगाया है मैंने, समझ में आ गया? अगर सभी के आने के चांसेस बराबर होंगे तब जाकर इक्वली लाइकली बोलेंगे, सभी के चांसेस बराबर नहीं होंगे नॉट इक्वली लाइकली बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि समझो अगर मैं आपसे, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता ना आपको और मैं ऐसे ही बोलता कि मेरे पास एक बक्सा है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कह रहा हूँ रेड बॉल है कुछ और कुछ मेरे पास ब्लैक बॉल है, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक बॉल कितने हैं? 1 है, एक ही बॉल मैंने ब्लैक डाला और रेड बॉल क्या किया मैंने? 20 डाल दिया इसमें, टोटल 21 बॉल है, या चलो इसमें 19 कर देते हैं, 19 कर दिया, टोटल 20 बॉल हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या रेड और ब्लैक आने के चांसेस बराबर है? क्या क्या दोनों के आने के चांस बराबर है? बताओ। नहीं, ज्यादा चांस किसके है? हाई चांस किसके हैं? रेड के रेड के। आप बोलो सर रेड आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि 19 ज्यादा बॉल रेड है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर इसमें अगर ऐसा कुछ पूछे ना कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है, आप बोलो सर इक्वली लाइकली नहीं होगा। मैं किसी को मैथ्स नहीं भी पढ़ाऊं, एक नॉर्मल पर्सन से भी पूछ लो ना कि इसमें क्या होगा तो बोलेगा सर दोनों के आने के चांसेस बराबर नहीं है, रेड आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा चांस है कि रेड आ जाए, इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे बोल देना दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसी पे बेस्ड जितना हमने पढ़ा ना, इसी पे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतना ही पर और आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, ये पढ़िए। अ बैग कंटेंस 3 ब्लू बॉल्स। क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा इस तरीके से पढ़ते चलिएगा। 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। If one ball is taken out at random, selected at random, what is the probability that it will be a white? White ball आने की क्या probability है? What is the answer? आंसर मुझे बताइए चैट में। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू 3, व्हाइट हमारे पास है 2, रेड भी है, रेड कितने हैं? 4। अगर मैं पूछूं टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे? ऐड करिए, 3 2 5 और 4 9, टोटल 9 होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। ठीक है, एक बॉल सेलेक्ट किया व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट बॉल 2 है। ठीक है, 2/9 आंसर, 2 टोटल व्हाइट 2 है, फेवरेबल 2 हुआ और टोटल 9 हुए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9 हुए, 2/9। ठीक है, इसी में मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू
बस अगर इतना पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, दोनों पूछ लेगा 2 नंबर में पूछ लेगा। 1/3 सर। ठीक है, तो ब्लू बॉल कितने हैं हमारे पास? 3 है। ठीक है, ब्लू बॉल 3 है। टोटल कितने हैं? 9। तो 3/9 को सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, आसान हो गया। यस रेट सर। बताओ, रेट का क्या है प्रोबेबिलिटी? 4/9। ठीक है, 4/9 तो रेट हमारे पास 4 है और टोटल हमारे पास 9 है, तो 4/9 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कर लोगे आप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा मत सुना कि नहीं आता है, आता है। ठीक है, 3 नंबर में भी आता है, तीनों पूछ लेगा, 1-1 नंबर का तीनों, एक व्हाइट का, एक ब्लू का, एक रेड का। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है शायद। A box contains 5 red marbles, 8 white and 4 green marbles. One ball is taken out at box at random. What is the probability that marble taken out is white or green? White, green. White की बता दो और green की बता दो। मैं लिखूंगा P white। तो व्हाइट बॉल कितने हैं? आप सर्च कीजिए, व्हाइट बॉल है 8। ठीक है, 8 बॉल है व्हाइट। टोटल कितने हैं? 5 + 8 + 5 + 8 + 4, इसको ऐड करिए। तो 8 5 13, 13 4 17, तो टोटल 17, तो कहेंगे टोटल 17 आ जाएगा। एंड ग्रीन का कितना हो जाएगा? ग्रीन देख लो कितना है, 4/17 ग्रीन है हमारे पास 4। 4/17, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 4/17 रहेगा। और अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि रेड का कितना होगा, रेड का बता दो। 5/17। 5/17। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन 5/17। तो आप लोग कर लोगे, और ये बहुत आसान भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो सर आसान है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अब अगले टाइप पर जाते हैं। अब क्वाइन वाला में आपको क्या बताया? क्वाइन वाले में बताया 1 क्वाइन को टॉस किया। जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ एक ही क्वाइन टॉस करवाए। ठीक है, डाइस को आते हैं, डाइस के पहले मैं क्वाइन पे ही बात करता हूँ। ठीक है, एक क्वाइन को आपने टॉस कर लिया, बहुत आसान था। मैं बोल रहा हूं दो चीज लिखा जाता है ऐसे। नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इवेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, मैं सारा कवर कर दे रहा हूं। ठीक है, 2 क्वाइंस आर टॉस्ड और साइमल्टेनियसली, ऐसे लिखा जाएगा साइमल्टेनियसली। इसका साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? एक साथ। एक साथ, मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला हमने। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम, इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। या फिर इसी को एक और लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और या फिर ये लिखा है, चाहे एक चीज लिख दे कि 1 क्वाइन, पिछले बार क्या किया था, एक क्वाइन को एक ही बार उछाला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 क्वाइन को 2 टाइम्स उठा रहे हैं। ठीक है, 1 क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार। दोनों सेम चीज है, 2 क्वाइन को आप एक साथ उछालिए या फिर एक क्वाइन को 2 बार उछालिए, दोनों का बात सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे ये नोट करिए। देखो ऐसा हो सकता है ना, मैं अगर 2 क्वाइन को उछाल रहा हूं तो ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल आउटकम्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबल जो आउटकम्स बनेंगे इस केस में, पॉसिबल आउटकम्स लिखने सीखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। सर या तो हो सकता है पहले वाले सिक्के पर हेड आए, दूसरे वाले सिक्के पर भी हेड आ जाए, दोनों में हेड आए, हेड हेड। ऐसा भी हो सकता है सर कि पहले वाले पर हेड आए और दूसरे वाले पर टेल आए, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर पहले वाले पर टेल आए और दूसरे वाले सिक्के पर हेड आए, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों ही सिक्के पर टेल आ जाए। इसके अलावा और भी कुछ आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो मुझे बताइए, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? या एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे, मान लो पहली बार हेड आया, दूसरे बार भी हेड आया। ऐसा हो सकता है पहली बार हेड आया, दूसरे बार टेल आया, पहले बार टेल आया, दूसरे बार भी टेल आया, पहले बार टेल आया, दूसरे बार हेड आया, दोनों चीज सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब सेम होता है कि 2 क्वाइन को आप, एक सेकंड, 2 क्वाइन को आप एक साथ उछालिए या फिर एक सिक्का को आप 2 बार उछालिए, दोनों ही लैंग्वेज लिखा जाता है, ज्यादातर ऊपर वाला लैंग्वेज लिखा मिलेगा। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। अगर मैं आपसे पूछूं पॉसिबल आउटकम तो आपने लिख लिया, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, बताओ, बताइए 8 कैसे आ गया? 8 कैसे आया?
चार ही है ना, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। चार कैसा आया ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम सोच रहा हूँ। आउटकम्स मतलब क्या, रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, आउटकम्स है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट रह गया क्या यहाँ पर? कुछ गलती तो मुझे दिख रहा था आपके आंसर में, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम्स क्या है। आपने बोला या तो दोनों पे Yes. हेड आ जाए, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, या तो टेल हेड आए, या फिर टेल टेल आए। ठीक है, टेल टेल आए, यही तो चार पॉसिबल केस बन रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमेशा, तो आप याद कर लीजिए, अगर कभी भी सर हम अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स चार बनेगा। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स चार बनेगा, दो फेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि टू कॉइन्स, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बस, क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखा रहेगा, अ कॉइन इज, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, लिख दे रहा हूँ चलो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो अनुराग, शायद सही हो जाए उससे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स आपका ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वन हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप लिखोगे पी वन हेड, बताओ। तो ऐसा देखिए कितने वन आउटकम्स बाई टू हैं, सर। हाँ कितने आउटकम्स है जहां पर एक हेड आया है, एक बार हेड आया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे सर दो ऐसे आउटकम्स थे जहां पर एक बार हेड आया है। देखिए, एक यहां पर मुझे दिख रहा है एक हेड, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक हेड। ठीक है, यहाँ पर तो दो हेड है ना, दोनों ही में हेड दिख रहा है, दोनों ही सिक्कों पर हेड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं है, यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं है, तो हम कहेंगे सर दो ऐसे पॉसिबल केसेस थे जहां पर एक हेड आया था, तो हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वन हेड के लिए टू होगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारा चार ही होगा। तो दो बाई चार कहने का मतलब वन बाई टू आएगा ये आंसर। क्लियर हुआ क्या सभी को? जिसको भी समझ में आ गया वो वाई लिख के बताइए, जिसको नहीं समझ में आया वो एन लिख दो, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आया वाई लिखिए, नहीं समझ में आया एन लिखिए। वाई एन, खुशबू खान के सामान, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है। शिवम को नहीं आया, ठीक है, दो बच्चे को नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यहां पर बताइए कितने हेड हैं? दो हेड है ना, यहाँ पर कितने हेड है? एक हेड है। यहाँ पर कितने हेड है? एक हेड है। यहाँ पर कितने हेड है? जीरो हेड है। ठीक है, तो कितने ऐसे केसेस थे जहां पर एक हेड आया? आपको सर एक बार यहाँ पर मुझे दिखा था, ये तो रिजेक्ट नहीं, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो एक केस यहाँ पर बना, एक केस यहाँ पर बना, दो ऐसे केस थे, दो आउटकम्स ऐसे थे जहां पर एक हेड आया था। क्लियर शिवम एंड खुशबू? Yes, sir. ठीक है, तो दो ऐसे केस थे जहां पर एक हेड आया था, तो आपको सर फेवरेबल आउटकम्स जो आया, फेवरेबल आउटकम्स हमारा दो आया, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो चार ही रहेगा। वो तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो कॉइन को टॉस करोगे आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स चार याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे सर दो बाई, तो यहाँ लिख दीजिएगा दो बाई चार, यानी वन बाई टू आंसर। क्लियर? चलो, इसमें मैं और चेंज कर रहा हूं, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, देखो दोनों में अंतर है, इस बार थोड़ा सा अंतर आ गया। यहाँ पर लेंगे सर प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? एट लीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड, तो कम से कम वन हेड वाला केस देखिए, क्या क्या पॉसिबल केस था हमारा। पॉसिबल केस आपके दिमाग में होना चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखो आप बोलोगे सर ये सेलेक्ट होगा, देखो कम से कम आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ कम से कम, ठीक है सुनिए मेरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ कम से कम आपके पास 5 रुपए होने चाहिए, कल आप स्कूल में कम से कम 5 रुपए लेके आइएगा, आप 10 रुपए लेके आइएगा तो भी सही है, आपका काम तो हो जाएगा ना।
अगर मैं बोलूं कि 5 रुपए लेके आइएगा, आप सिर्फ 2 रुपए लेके आओगे, तो फिर तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 रुपए आपके कम हो गए। समझ में आ रहा है? तो कम से कम का मतलब उससे ज्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट वन मतलब आपको सर कम से कम एक हेड आना चाहिए। यहाँ पर तो यस आप बोलोगे सर ये वाला केस लेंगे हम। यहाँ पर भी देखिए कम से कम एक हेड, ये एक है ना, बोलोगे यस, ये भी यस एक हेड है। यहाँ पर बोलेंगे सर एक भी हेड नहीं है, नो। ठीक है, तो कितने केस ऐसे हैं जहां पर एटलीस्ट वन हेड था? बताओ कितने ऐसे केस है जहां पर एटलीस्ट हेड है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 केस थे ऐसे जिसमें एटलीस्ट वन हेड था, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो 4 ही रहेगा, तो आंसर 3/4 आएगा। क्लियर है? 3/4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड 1/4 1/4। कितने ऐसे केस है जहां पर हेड नहीं आया? ठीक है, हेड नहीं आया, तो आप कहो सर यहाँ पर तो हेड आ गया, ये वाला नहीं लेंगे हम इस बार। यहाँ बोलोगे सर ये भी नहीं लेंगे, एक हेड आ गया ना, यहाँ पर भी एक हेड आ गया। यहाँ पर बोलेंगे यस, यहाँ पर देखिए एक भी हेड नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा केस है जहां पर एक भी हेड नहीं आया, तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हो गया कि नो हेड कहने का मतलब 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों टेल आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत आता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग, 2 कॉइन टॉस कर लिया, 2 कॉइन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड का ही बता दो। इतना कर लिया तो एक क्वेश्चन और कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4 है सर। हाँ, गेटिंग 2 हेड। तो आप देखिए कितने केस में 2 हेड आए हैं, तो आपको सर एक ही केस ऐसा था जहां पर 2 हेड आए थे, 1/4। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। 3/4 नहीं 3 हेड बोल रहा हूँ। कौन सा सिंपल भी सा है, नहीं है सर। ठीक है, जैसा समझो, समझो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक बैग में कुछ रेड बॉल डाल दी है, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज, इसमें से एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, बहुत बढ़िया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग ब्लैक बॉल, एक बॉल निकालने पर? नॉट पॉसिबल, 0 है सिंपल सर। सा बात। सर जीरो, तो यहाँ पर बोले ना जीरो। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये समझिए, उसके इम्पॉसिबल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर समझिए सर हमने 2 कॉइन टॉस किया और पूछ रहे हैं 3 हेड आ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 2 कॉइन टॉस करके 3 हेड कैसे लाओगे? नहीं ला पाएंगे तो बोलना जीरो, ऐसा कोई चांस नहीं है, जीरो पॉसिबिलिटी। ठीक है, जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो, तो अगर इम्पॉसिबल आएगा तो बोलना जीरो। ठीक है, चलो अभी आते हैं डाइस पर। तो पहले हम लोग एक डाइस फेंक कर देखते हैं। ठीक है, एक डाइस एक पासे को फेंकते हैं, और अगर एक डाइस को फेंका हमने तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा, ये लिखिए। अ डाई, या फिर डाइस, कुछ भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत करना, इज थ्रोन। ठीक है, थ्रोन, एक डाई को फेंका। तो आप क्या हो सकते हो कि सर पॉसिबल आउटकम्स, देखो पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अलग होता है। जब पॉसिबल आउटकम्स बोलो तो सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप लिखिए कि क्या क्या आ सकता है। पॉसिबल आउटकम्स जो होगा, आपने अगर लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा कि सर जो सबसे टॉप में जो फेस होता है ना, उसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर या तो 1 आएगा टॉप पर, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, 7 भी आएगा ना? नो 7 सर। भी आएगा? नहीं, नहीं 7 सर, नहीं 7 आएगा, नहीं आपको पता आएगा। है 7 नहीं आता, 6 ही फेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो 6 फेस होता है। ठीक है, तो 1 से 6 तक आ सकता है। अगर पासा 8 फेस वाला होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो 8 फेस वाला पासा का क्वेश्चन आपका आता नहीं है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम 6 होंगे। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। 6। देखिए टोटल 6 केस है ना, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमेशा नीचे में 6 रहेगा, तो ये डेनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, नीचे में जाएगा। जब भी एक से एक पासे को फेंकोगे तो नीचे में 6 रहेगा। ठीक है, डेनोमिनेटर में 6 रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है, प्रॉब्लम क्या होगी, कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम एक की जगह 2 डाइस फेंकने लगे, ठीक है, तो अगर 2 डाइस फेंकेंगे, अब यहाँ पर समझिएगा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं 2 डाइस को फेंका, 2 डाइस आर थ्रोन,
आर थ्रोन। अगर मैं दो पासे को फेंक दिया एक साथ, और यहां पर लिख दीजिए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही फेंक रहे हैं दोनों को, ये हमेशा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंक रहे हैं दोनों सिक्कों को, दोनों पासे को। तो अगर दो डाइस को फेंकेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? देखो ऐसा आप सोचो, हो सकता है क्या कि पहले वाले पासे पर 1 आए और दूसरे वाले पासे पर भी 1 आए, दोनों पर 1 1 आए? इज इट पॉसिबल? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पर 1 आ जाए? होगा यस ना? सर। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर, पहले वाले पर 1 आए और दूसरे वाले पर 2 आए। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले पर 3 आए। हो सकता है कि 1 4 आ जाए सर, हो सकता है सर 1 5 आ जाए, हो सकता है सर 1 6 आ जाए। 1 7 तो नहीं आएगा, पहले डाइस पर 1 आएगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले डाइस पर 2 आए और दूसरे वाले पर 1 आए, 2 1। ठीक है, ऐसा भी आउटकम्स हो सकता है सर 2 2। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सर 2 3, ऐसा भी हो सकता है 2 4 2 5। अब आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न के मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ गया ना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब क्या लिखेंगे मुझे बताओ अगला? 3 3 1 1। 3 2 3 3। ठीक है, 3 2। इस तरीके से ये चलते रहेगा कि यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 3 6। ठीक है, अब उसके बाद बोलो सर 4 1 लिखिएगा, 4 1 लिखिएगा यहाँ पर आप लिखोगे कुछ कुछ 4 2 4 3 4 4 4 5, और यहाँ लिखोगे 4 6। उसके बाद बोलेंगे सर 5 1 लिखोगे यहाँ पर आप, उसके बाद कुछ कुछ यहाँ भरते रहोगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, और यहाँ पर लिख दोगे 5 6, और फाइनल लिखोगे 6 1, और लिखोगे 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके बाद 7 1 भी लिखोगे आप, 7 1 नहीं नो लिखेंगे, सर। 7 नहीं आएगा। तो मुझे ये सारे को काउंट करके बताइए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 32 सर। 32 कैसे 32 आ सर। गया? 32 कैसे आ गया? 32 कैसे आ गया? थोड़ा सा गलती कर दी आप, 36 आएगा देखो। 36 हाँ वो 36 गलती से आएगा। चला गलती से। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 इंटू 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 36। तो यहाँ से आप, चलो ये तो मैंने लिख के आपको बता दिया, अभी आपको इतना लिखना नहीं होगा कभी। ठीक है, इतना लिखने की कोई नीड नहीं है आपको। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। आप इतना लिख लीजिएगा कि जब भी सर दो डाइस को थ्रो करते हैं, आप इतना नोट डाउन करिएगा, टू डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर क्या लिखा था? पॉसिबल आउटकम्स लिखा था, वो तो ठीक है लिख दिया। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा आपको सर? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 36। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? एग्जाम में आएगा, कर लोगे ना याद? ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही पूछ लेगा कि दो टाइस को फेंक रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो 36 होगा, 36 होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, पहले तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपसे बस एक ही डाइस को फेंकने को बोला गया है। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक डाई को एक बार फेंक रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर आए और वो 4 से बड़ा, ग्रेटर देन 4? ठीक है, तो इतना पढ़कर आप क्या बोलोगे? 1/3। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखो इतना पढ़ के मुझे पता चल गया कि एक डाई को फेंका जा रहा है। ठीक है, तो 1 डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स आप लिख दीजिए। आप बहुत जल्दी से बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, क्योंकि हर बार आपके दिमाग में आ नहीं जाएगा क्या आंसर है, आपको ये लिखना पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉसिबल आउटकम्स इतना आ गए। अब नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन 4 है आपका 5 और 6, यही है ना? 4 तो ग्रेटर देन 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/6 बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, सॉरी ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा नंबर क्या है? 5 और 6, दो ही नंबर है ना, दो फेवरेबल कैसे हो गया?
2 आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम तो 6 रहेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 ही रहेगा, ठीक है। 2/6 करने का मतलब 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। क्लियर हुआ? सेकंड वाला का आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, यहां पर क्या आएगा? अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 2/3 आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो बोल रहा सर लेस देन होना चाहिए फिर 4 के बराबर भी चलेगा, तो कौन कौन से केस आप लोगे? बस यहाँ पर सिलेक्ट करो 4, 5, 6 में। ये तो नहीं लेंगे सर, इक्वल लेस देन 4 होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 भी लेंगे, 4 भी लेंगे ना, क्योंकि वो इक्वल टू 4 भी बोल रहा है, तो या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 4 केस है फेवरेबल, तो 4 केस आउट ऑफ 6 केस, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2/3। क्लियर हुआ? लेस देन और इक्वल टू 4 में हमने 2/3 कैसे लिखा? 1/3 और 2/3 इसका आंसर था। क्लियर? बताओ, क्या यही वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, a die is thrown, find the probability of getting a prime number और find the probability of lying between 2 and 6, ठीक है। एक डाइस को फेंक रहे हैं, अगेन आप बोलोगे सर एक डाइस को फेंक रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम तो वही आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स वही आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपका 6 रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब प्राइम नंबर, इसमें बताइएगा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? मैंने पढ़ाया नंबर चैप्टर नंबर 1 में। 1 प्राइम है क्या? 1 प्राइम है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, ठीक है, 3 एक प्राइम है और 5 एक प्राइम है, 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर आप लिख दो पहला क्वेश्चन का आंसर पी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है? देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया, ठीक है, 3 नंबर प्राइम है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 3 लिख दीजिए आउट ऑफ 6, नीचे में तो हमेशा 6 रहेगा, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 1/2, ठीक है। प्राइम नंबर के आने के चांसेस क्या होगा? 1/2, ठीक है। और अगर मैं पूछूं सेकंड वाला, सेकंड वाला तो आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन बिटवीन 2 and 6। देखिए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक नहीं, 3, 4, 5 इतना ही है ना, 3, 4, 5 3 नंबर है, 3, 4, 5 2 और 6 के बीच में, तो 2 भी नहीं लेंगे 6 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे सर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 1, 2, 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में, तो कहेंगे सर 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में, टोटल 6 केसेस थे, 3/6 यानी ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आप सभी से, यस और नो? यस ठीक है, सर, हो जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर इवन नंबर का है तो देख लेना इवन नंबर कितना है, ऑड नंबर कितना है, ठीक है। तो उस टाइप से आप कर सकते हो, इवन नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ कि फाइंड एक डाइस को फेंक कर अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे फाइंड द गेटिंग गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर देखिए कौन कौन से हैं। अगर एक डाइस को फेंक रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको सर इवन 2 है, इवन 4 है, इवन 6 है, तो ये 3 इवन है, ठीक है, बाकी सारे ऑड है, तो 3 नंबर इवन थे आउट ऑफ 6, तो 3/6 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगा। ऑड का भी बोलोगे तो ऑड का भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है अपोजिट का है। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होना, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ इट विल रेन टूडे, अगला स्टेटमेंट है ना इट विल नॉट रेन टूडे, तो क्या ये दोनों जो लैंग्वेज है क्या एक दूसरे के अपोजिट है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट विल रेन टूडे, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल नॉट रेन टूडे, मतलब आज रेन नहीं होगा, है ना। नॉट रेन कहने का मतलब क्या होगा? रेन ना होना। तो ये समझिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि रेन होने की, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को आप अगर ई से रिप्रेजेंट करते हो, लेट ई बी द इवेंट कि आज बारिश हो जाए, ठीक है,
तो नॉट रेन को हम कैसे लिखेंगे? यहां पर से आपका कंसेप्ट ये निकल कर आएगा कि नॉट रेन को हम लिखने का तरीका क्या होता है, ई के ऊपर कभी आपको एक ऐसा डंडा लिख देना, इसका मतलब समझना नॉट रेन, नॉट ई। तो अगर मुझे लिखना हो नॉट ई, तो नॉट ई को लिखने का तरीका होता है ऐसा, ठीक है, ई बार। समझ में आया? क्लियर? इज इट क्लियर? तो नॉट अगर ई में बोल रहा हूं रेन को, तो ई बार क्या हो जाएगा? नॉट रेन। और हमेशा आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कभी दो इवेंट ले रहा हूं, एक पीई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं कभी लिखता हूं कोई भी इवेंट ई है, यानी इवेंट ई, यानी इवेंट है हमारे पास जिसको हमने ई लिखा, ठीक है, तो नॉट ई अगर मुझे लिखना हो, तो नॉट ई को आप क्या लिखोगे? ई बार से लिखोगे, ठीक है। और कंसेप्ट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये हमेशा वन देगा, ये हमेशा वन देगा। मतलब यहां से निकल कर आता है पीई प्लस पीई बार, पढ़ते हैं पीई बार या पी नॉट ई, ये वन देता है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे आ सकता है कि इसमें से कौन सा सही है, आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करेंगे इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक चीज और आपको पता है कि सर अगर कभी ऐसा लिखा होता है एक्स प्लस वाई बराबर वन, तो यहां से हम कह सकते हैं कि वाई का जो वैल्यू होगा वन माइनस एक्स होगा, एक्स उधर चला जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सर अगर मुझसे पूछा जाए पीई बार, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस पीई, वन माइनस पीई, बताइए, पी उधर चला गया, क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी यूज करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। नॉट ई मतलब होने के चांसेस को अगर हम घटा दे वन में से, तो नॉट ई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? बताओ। तो अगर कभी मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी इवेंट की, आप देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं 0.5 या 0.2, ठीक है। तो मुझे बताइए पी ई बार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये बताइए। मैंने क्या बोला अभी? पी ई बार कितना होता है, नहीं होने के चांस कितना होगा, वन माइनस घटाइए, वन माइनस पीई, ठीक है, वन माइनस पी, बस वन में से घटा दो, तो वन माइनस 0.2, वन माइनस 0.2 कहने का मतलब 0.8, ठीक है। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो तो कभी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, वन में से 0.2 घटाइए ना, 1.0 में से 0.2 घटाइए, ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 8 मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? ये 0.2 था ना, वन से छोटा है 0.2, क्लियर या नहीं? चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ जो आपके बुक का डेटा है। अगर बोल रहा हूँ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ऐसा लिखा हुआ है आपको बुक में, देख रहे हो कोई ना कोई क्वेश्चन तो है, 0.05, मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये कितना होगा, बताओ। बस आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ नहीं करना है। पी ई बार का मतलब क्या होता है? पी नॉट ई कहने का मतलब वन माइनस पीई, पीई को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वन माइनस 0.05, ठीक है, 0.05, वन माइनस 0.05 कितना होगा? अब ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, डेसिमल वाला, 0.95, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप इसको घटाओ कैसे? वन है, 1.20 लगा दो, ठीक है, और 0.05 कर दो, यहाँ घटाइए। 10 में से 5 घटाओगे, 100 में से 5 घटाओगे तो आपको पता 95 आएगा, या फिर ऐसे कर लो ना, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, यहाँ पर 10 में से 0 घटाएंगे 9 मिलेगा, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.95, ठीक है, आ जाएगा हमारा 0.95 आंसर। ये सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.95, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, पीई अगर मैं दे दिया 3/5, पी नॉट ई,
1 माइनस 3/5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 5 LCM और 5 माइनस 3, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2/5। ट्रिक देख लो, नहीं फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में बता दो, आप फ्रैक्शन में बता दो ट्रिक। पी अगर दिया रखा है आपका 3/5, पी ई बार आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, MCQ टिक लगाना है। आप सिंपली बोलोगे सर 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए 2, नीचे में 5, ठीक है। नीचे में 5 का 5 रहेगा, ठीक है। एक बार में आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ PE बराबर 13/20, 13/20, PE बार कितना आएगा? नीचे में तो 20 ही रहेगा, बस 20 में से 13 घटा कर लिख दो, 20 में से 13 घटाइए 7। क्लियर? शॉर्टकट ट्रिक समझ में आया? जल्दी से आंसर भी कर लोगे। यस सर। PE मैं लिख रहा हूं 15/23। मुझे बताइए PE बार का वैल्यू कितना आएगा? अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर, आप मुझे बताओ। 8/23। सिंपल, आप बोलोगे सर 1 में से घटा दीजिए, फिर 23 में से 15 घटाइए, 8 मिल जाएगा, नीचे में 23 ही रहेगा, ठीक है। तो 8/23 आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये भी लिख लीजिएगा, ये शायद मैंने नहीं बताया यहाँ पर, यहीं पर नोट कर लो, जहां पर भी इसको लिखा ना अपने फॉर्मूला वगैरह एक से। हाँ, तो PE बार को क्या कहते हैं यहाँ पर लिख लो, ठीक है, जहां भी आपने लिखा था। PE बार क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E, ठीक है। E का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है, मतलब नॉट E। बस ये भी हेडिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन था यहाँ पर कुछ ऐसा। देखो NCERT का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाता है, कुछ भी अलग आपको नहीं मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन करो आप पहले तो। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। आप बिना इस कंसेप्ट के भी कर सकते हो, इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। देखो दोनों चीज समझा रहा हूँ। बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। जो दे रखा है मैं लिख दे रहा हूँ। रेड कितने हैं? तो रेड दे रखे हैं हमारे पास 5, और उसके बाद बोला गया व्हाइट कितने? व्हाइट तो लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ व्हाइट को। व्हाइट दे रखा है 8, और क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन है आपके पास, हमारे पास 4, ठीक है। अब हम मुझसे पूछा जाए रेड का प्रोबेबिलिटी, एक निकाला बॉल रैंडमली और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेकन आउट टू बी रेड, ठीक है। पी रेड तो आप लोग बता दोगे ना, पी रेड कितना होगा बताओ? 5/17। 5 सभी को जोड़ेंगे तो 8 5 12, 13 13 जा 17, ठीक है। 5/17 ऐसा क्वेश्चन शायद किया था अभी। उसके बाद मुझे बताइए, अगर मान लो व्हाइट बॉल की, व्हाइट की पूछा जाता है सेकंड में, पी व्हाइट बताइए। 8/17। 8/17। 8/17। अब देखो यहां से जो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको करने का 2 अप्रोच है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ? थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। पहला 2 तो मुझे पता था आप लोग कर ही लोगे, और थर्ड भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में देखिए, बोला गया प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ठीक है, नॉट ग्रीन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? प्रोबेबिलिटी ग्रीन लिखकर उसके ऊपर बार लगा दो। बताओ, जी के ऊपर बार लगाएंगे ना, नॉट ग्रीन पूछा गया आपसे, तो यहां से मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिख सकते हैं क्या? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ग्रीन आने सर। की, ठीक है, 1 माइनस ग्रीन, ठीक है। नॉट ई जब बोला नॉट ग्रीन, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस ग्रीन कर दो, ठीक है। पी बार बोला तो 1 माइनस ई किया था, तो ई बार जी बार बोल रहा है तो पी माइनस ग्रीन कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस ग्रीन आने के प्रोबेबिलिटी 4/17 है। ग्रीन आने के प्रोबेबिलिटी देखिए, आप बोलोगे सर 4 ग्रीन है आउट ऑफ 17, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 17 में से 4 घटाओगे 13, 13/17, ठीक है। एक तो ऐसे कर लोगे। 13/17। सेकंड अप्रोच क्या है? सर अच्छा ग्रीन नहीं चाहिए, तो देखिए क्या चाहिए आपको? चाहिए रेड या व्हाइट, ठीक है। तो रेड और व्हाइट जोड़ दो, 8 5 13 है, 13/17 करेंगे, ठीक है। खैर वो छोड़िए, आप बेटर होगा कि जो मैंने बताया इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चाहे आप ऐसे करने में अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप ऐसे लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना होगा? जी हो जाएगा आपका 4/17। अब पूछा जा रहा है पी जी बार, तो 1 माइनस पी जी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो 1 माइनस 4/17, या तो वही चीज, कुछ भी अंतर तो देखा नहीं होगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया। क्लियर? समझ में आया?
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन Yes, एक और आपको मिल जाएगा, इसी के sir. जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको आप एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ। ये होमवर्क है आपका, ट्राई करिएगा। बैग कंटेंट 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड। ठीक है, दोनों ही आप आंसर दे सकते हो। इसके आगे हम लोग श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। ठीक है, चलो 4 मिनट है, सभी लोग रुकोगे तो इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। कर लें इसको, सभी लोग बताइए, करवा दो इसको। यस हाँ सर। जी बताओ, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो श्योर और इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। इम्पॉसिबल मतलब आपको पता है जो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, और श्योर मतलब जो 100%। अगर कोई ऐसा चीज है जिसकी होने की चांस 100% है तो हम उसको कहेंगे सर श्योर इवेंट है। कई बार आप कहते हो ना इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप, तो आप बोलोगे सर 100% इंडिया जीतेगा, ठीक है, लेकिन हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन बोलते हैं जब 100% तो आप कहेंगे सर ये श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल कहने का मतलब क्या है, जिसका होने की चांस 0% है, जो कभी पॉसिबल नहीं होना, ठीक है, 0% को हम कहेंगे सर इम्पॉसिबल इवेंट, और श्योर इवेंट मतलब 100%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाँ विच इज सर्टेन टू बी हैपन, बहुत बढ़िया, जो सर्टेन है होना बिल्कुल श्योर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, मतलब जो कभी नहीं हो सकता, उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं, मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं 6 फेस वाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 P7, बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपको सर P7 क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। समझ में आया? बताइए, यस यस और सर। नो। ठीक है, तो कोई ऐसा इवेंट, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट कि जो पॉसिबल ही नहीं हो कभी, तो हम कहेंगे सर वो 0 हो जाएगा। और 1 में कब बोलेंगे, जब कोई ऐसा इवेंट जो श्योर हो, सर्टेन हो। अभी आप किसने लिखा था सर्टेन, तो आप बोलोगे सर कैसा भी इवेंट सर्टेन मतलब जो 100% श्योर हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर सर्टेन टू अकर, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, मतलब वो हमेशा होगा ही होगा। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक डाइस को मैंने फेंका, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6. 1। तो आप कुछ भी आ जाए, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 6 है, ठीक है, वो छोटा ही आएगा 1 से। 100% चांस है कि वो 7 से छोटा ही रहेगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 1 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसका 1 हो जाएगा। मैं ऐसा बना रहा हूँ, एक मैंने बैग बनाया, एक मैंने बैग बनाया, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एग्जाम्पल पूछा भी था, इसमें मैंने कुछ रेड बॉल डाल दी। ठीक है, 4 मैंने या 5 मैंने रेड बॉल डाल दिए। अगेन 1 बॉल, ये लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं, इसके बाद क्लास एंड करेंगे। 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गेटिंग अ रेड बॉल, कितना हो? सभी रेड हैं, तो उसमें से जब निकालेंगे आंख बंद करके तो रेड ही आएगा ना, ऐसा हो सकता है क्या कि ब्लैक आ जाए? ठीक है, तो 100% चांस है कि रेड ही आएगा। आप कैसे भी निकालिए रेड ही आएगा, अगर आप निकालोगे तो। ये अलग बात है कि आप निकालोगे नहीं। ठीक है, अगर आप निकालोगे तो रेड ही आएगा, तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, क्योंकि 5 रेड है और टोटल भी 5 है, तो 5/5 कहने का मतलब 1 ही है, तो आपको सर यहाँ पर 1 आएगा। इसको कहेंगे सर श्योर इवेंट। ठीक है, ये श्योर इवेंट था। और अगर मैं पूछूं यहीं पर कि मुझे बताइए कि 5 रेड में से एक ब्लैक बॉल आ जाए, तो ये तो जादू हो जाएगा ना, कि मैंने 5 रेड बॉल डाला था और एक ब्लैक आपने निकाल दिया, फिर तो जादू हो जाएगा। मैथमेटिक्स में कोई जादू मैजिक तो होता नहीं है। ठीक है, आप बोले सर ब्लैक बॉल है कितने? 0 है आउट ऑफ 5, इसको सीधे बोलेंगे जी 0, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल। ठीक है, मैथ्स में कोई मैजिक नहीं चलता, ठीक है, कोई जादू नहीं चलता। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वगैरह अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में पैक ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कार्ड्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और अगले क्लास में इसको समअप करेंगे चैप्टर को, फिर उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो अभी आप बताइए। समझ में आया सारा चीज?